हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से यहाँ पे कवर करने वाले हैं आपके जो सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि ऑनलाइन मोड में आपके एग्जाम हुए थे, उन्हीं के सारे क्वेश्चन होंगे। तो इन सभी को आज हम डिटेल में कवर करेंगे। तो आज की ये जो क्लास है ये आपकी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली क्लास होगी। अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी को आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके जो है दोबारा से रिपीट होने की संभावना पूरी बनती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न आपके जो हैं दोबारा से रिपीट भी होते हैं। तो कोशिश करिएगा कि प्रश्नों को अच्छे से देखते हुए चलिएगा, उनके आंसर याद रखिएगा। प्लस ऑप्शन अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन मान लीजिए, तो ऑप्शन एलिमिनेट हमें कैसे करना है वो भी आपको देखते हुए चलना है। ओके, चलते हैं फिलहाल अपने क्वेश्चन की तरफ। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ पहले तो क्लास को लाइक कर दीजिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी क्लासेस होती हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचना चाहिए। तो चलिए फिलहाल देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। लिखा है कि आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे। यानी कि यहाँ पे आपका जो है पेयर दिया गया है और आपको बताना है कि आप अगर गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों पे घूमना चाहते हैं तो इनमें से आप कहाँ पर घूमना पसंद करेंगे। तो सभी लोग बता दीजिए कि गंगा नदी के किनारे जो भी शहर हैं उनका नाम क्या है। सभी लोग देख के बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या रहने वाला है, और एक एक करके सभी का कमेंट आना चाहिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग अपने आंसर की बात करते हैं तो देख लीजिए, कोलकाता बिल्कुल गंगा नदी के किनारे पे ही है, कानपुर ये भी गंगा नदी के किनारे है, वाराणसी ये भी गंगा नदी के किनारे है। तो आंसर हमारा तो पहला वाला ऑप्शन ही यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे पटना, हैदराबाद, वाराणसी, हैदराबाद नहीं है, और ये भुवनेश्वर, पुरी, दार्जिलिंग ये सब नहीं है यहाँ पे मैंने, लेकिन प्रयागराज जो है ये है आपका। लेकिन यहाँ पे संगम है, खास तौर से ये भी ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अगर संगम से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछेगा तो आपसे वहाँ पे प्रयागराज जरूर दिया होगा, तो उस ऑप्शन को जरूर टिक करिएगा। चलते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप, यानी कि जिसे मतलब संस्कृत में सर्प कहते हैं, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। विकल्प पढ़ देते हैं हम आपके। लिखा है कि मेढक होगा, छिपकली होगा, चमगादड़ होगा या फिर आपकी मछली होगी। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और एक बार आप लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि जिन लोगों के पास अभी तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है या जो लोग भूल गए हैं क्लास में आना, वो लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाए। तो बताइए इस क्वेश्चन का भी आंसर सही क्या बनेगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा गया था निकटतम संबंधी रूप उसका कौन सा होगा। सांप, कछुआ और आपका गिरगिट। तो यहाँ पे देख लीजिए, चमगादड़ उड़ने में आएगा, मछली पानी के अंदर काम करती है, मेढक ये भी पानी के अंदर भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है। तो आंसर हमारा क्या बचा, छिपकली। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट अगर आप लोग करना सीख जाते हैं तो आंसर निकालने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, छिपकली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर रेप्टाइल की बात चल रही थी, जैसा कि छिपकली भी आपकी रेप्टाइल में आती है, यानी कि सरीसृप में आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी क्वेश्चन देख लीजिए, आपका कई बार पूछा गया। मैंने बोला ना कि कई सारे क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम जो है रिपीट होते रहते हैं। और क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने है, ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईवीएस पाठ्यचर्या में थीम परिवार और मित्र सम्मिलित करता है। क्या चीज सम्मिलित करता है बताएंगे सभी लोग। विकल्प में दिया है आश्रय होगा, कार्य और खेल होगा, जल होगा या फिर उसका जीवन होगा। बताएंगे सभी लोग। और एक बार ये भी बताएंगे सभी लोग कि आपकी थीम कितनी है और सब थीम कितनी है, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बनेगा, फैक्चुअल पूछेगा आपसे। तो आपको अपनी थीम के बारे में भी पता होना चाहिए, प्लस आपकी जो सब थीम है आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए, ईवीएस की अगर पाठ्यचर्या में थीम परिवार और मित्र की बात करता है तो ये आता है हमारा कार्य और खेल के अंतर्गत। कहाँ आएगा,
कार्य और खेल के अंतर्गत, यानी कि दूसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग थीम की बात करते हैं तो थीम कितनी है हमारी, 6 थीम है, और सब थीम कितनी है हमारी, 4 सब थीम है। एक दिन हम आपको जो है जब थ्योरी कवर कराएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे और साथ में आपको थ्योरी भी बताते चलेंगे कि कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे ये युग्म पूछा गया था। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था क्या ये साइंस का क्वेश्चन आपका पर्यावरण में आएगा, और आप लोग देख सकते हैं ये एक तरह से साइंस का ही क्वेश्चन है और ईवीएस के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, यानी कि यहाँ पे ऐसा कौन सा जोड़ा है जो उसका मेल खाता है। विकल्प पहला कह रहा है गेहूं आपकी मूसला जड़ होगी, या फिर धनिया आपकी मूसला जड़ होगी, गाजर झकड़ा जड़ होगी, या फिर बांस आपकी मूसला जड़ होगी। अब सभी लोग बताएंगे कि इसके अंदर कौन सा युगल जो है वो मैच कर रहा है एक दूसरे से। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर हमारा क्या बनेगा। और उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप लोग हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जड़ों के प्रकार के बारे में, तो जिन लोगों ने भी अच्छे से पढ़ रखा होगा अगर साइंस, तो उन्हें पता होगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि देखिए ईवीएस के अंदर आपका ज्योग्राफी भी आपसे पूछेगा, साइंस भी आपसे पूछेगा, और ईवीएस तो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड प्रकृति इसकी बताई गई है ना, एकीकृत प्रकृति, तो उसी के अंतर्गत आपके ये 3 सब्जेक्ट इंक्लूड करके यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर फिलहाल अगर हम लोग बात करते हैं अपने आंसर की, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, गेहूं आपकी मूसला जड़ नहीं होती है। मूसला जड़ का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरह से होती है नुकीली जड़, और उसके अंदर ऐसे ऐसे करके जो है निकले रहते हैं ना। आप लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छे से जो जड़ होती है एकदम को पतली सी रहेगी और उसमें बहुत सारी जड़ें निकली रहेंगी एक दूसरे से। तो गेहूं के अंदर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि गेहूं का पेड़ बहुत पतली सी, एक तो उसमें बाली लगती है ऊपर से, और जो उसका पोर्शन वो बहुत पतला होता है। नेक्स्ट कह रहा है धनिया मूसला जड़ है, तो ये बात बिल्कुल है। आप लोगों ने देखा होगा धनिया का पेड़ कैसे होता है, जैसे कि मान के चलिए कि अरे आप लोगों ने देखा होगा खेत वगैरह में अगर आप लोग गए, जैसे बैंगन का पेड़ होता है ना, इसमें बैंगन लटके रहते हैं, सेम ऐसे धनिया का भी पेड़ होता है, बहुत हार्ड होता है, नीचे इसी तरह की जड़ होती है और ऊपर उसमें छोटी छोटी धनिया लग जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 वाला जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी गाजर आपकी झकड़ा जड़ नहीं होती, क्योंकि गाजर स्वयं मिट्टी में रहती है, तो वो एक तने का कार्य करती है, तो ये नहीं होगा। बांस मूसला जड़ का उदाहरण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या पूछा गया, पेंगुइन से प्रश्न पूछा गया था आपका। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, यानी कि जो आपकी पेंगुइन होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर इन्हें ध्रुवीय प्रदेश में, तो इनका जो गुण है वो क्या नहीं है, इनकी विशेषता क्या नहीं बताई गई यहाँ पे। ऑप्शन कह रहे हैं आपके, उनकी त्वचा मोटी और उनके शरीरों में बहुत वसा है, उनके शरीर धारा रेखीय हैं, वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, या फिर वे साथ साथ इकट्ठा होकर चिपक कर जीवित रहते हैं। सभी लोग बताएंगे कि इनमें से इनका कौन सा गुण मैच नहीं करता है। आप सभी लोगों ने बखूबी देख रखा होगा पेंगुइन को, तो बताएंगे सभी लोग कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, पेंगुइन का इनमें से कौन सा गुण मैच नहीं करता है। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, या जो लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, तो वो लोग क्लास को जल्दी से लाइक करेंगे और एक बार शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर पेंगुइन की बात हो रही थी, तो पेंगुइन की त्वचा मोटी होती है और उनके शरीर में बहुत सी फैट होती है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे उनका शरीर जो है वो धारा रेखीय होता है, ये भी सही है। वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये एक साथ इकट्ठा होकर एक दूसरे से चिपक के थोड़ी ना जीवित रहेंगे, अलग अलग होकर के। जब भगवान ने सभी को अलग अलग दिया है, तो सब लोग अपना अलग अलग जीवन व्यतीत करेंगे, ऐसा थोड़ी कि एक दूसरे में चिपक जाएंगे तो उनका जीवन व्यतीत होगा। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है आपका गलत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर के तौर पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस तरह से जो आपके प्रश्न आते हैं कुछ अजीबोगरीब, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा बाहर से प्रश्न पूछे गए थे, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। 2023 का जो पेपर हुआ था अभी आपका,
तो लोग कह रहे थे पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले गए हैं, और बहुत सारे आपके आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा। चलते हैं फिलहाल अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़कर रख नहीं सकता है किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। ध्यान देकर के प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि जो आपका सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सांप को पकड़ करके बंद करके डिब्बे में नहीं रख सकता है, यह जो है किस अधिनियम के अंतर्गत आएगा। पहला कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आएगा, जैविक विविधता अधिनियम के अंतर्गत आएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत आएगा, या फिर आपका वन संरक्षण अधिनियम के तहत आएगा। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज बता देते हैं आप लोगों को, ये जो आप लोग यहाँ पे जितने भी आपके अधिनियम हैं और जो उनके वर्ष दिए गए हैं, इनको आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले वर्ष और अधिनियम आपके यही हैं। इसके अलावा आपसे बाघ के बारे में पूछ सकता है और आपका टाइगर प्रोजेक्ट पूछ सकता है, तो इन सबको भी आप लोग याद रखते हुए चलिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये आप लोगों के लिए। और बाकी मैंने आपको बता रखा है कि दिवस भी बहुत अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा, और उनकी जो थीम होगी इस बार की, उस थीम को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पर अपने आंसर को देखते हैं, तो आंसर हमारा यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण से रिलेटेड हमारा कोई भी यहाँ पे कथन नहीं दिया गया है, और यहाँ पे कथन दिया गया है सांप को पकड़ व रख नहीं सकता है, तो सांप हमारा एक तरह से जीव हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है जैविक विविधता अधिनियम, तो ये भी नहीं होगा हमारा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, मैंने बोला ना जीव के बारे में पूछा गया आपसे, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 3 वाला जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर हमारा तीसरा वाला ही बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आपको देखना है, अपना ऑप्शन एलिमिनेट करना है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो लोग ऑप्शन को देख के कंफ्यूज हो जाती हैं। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है, अगर आपको नहीं आता है किसी क्वेश्चन का आंसर, तो घबराए बिल्कुल भी मत करिए, आराम से प्रश्नों को पढ़िए। कहीं ना कहीं आपको लॉजिक लगाना होगा, अगर आपका लॉजिक सही लगता है बिल्कुल, तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जब नहीं होता है तो फिर एंड में हमें तुक्का लगा करके सारे ऑप्शन भरने पड़ते हैं। ऐसा ही होता है मोस्टली लोगों के साथ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो चीज़ें याद करते हैं और एग्ज़ाम टाइम जैसे ही पास आता है फिर हमारे दिमाग से बाउंस हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है, हमें सब चीज़ें स्टोर करके अपने माइंड में चलनी है। चलते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए किसको नहीं फ्री का नंबर मिलेगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आप लोग खामखा जो है घबराते हैं। विकल्प में दिया है कि सौर ऊर्जा होगा, भूतापीय ऊर्जा होगा, प्राकृतिक गैस होगी, या फिर आपका ज्वारीय ऊर्जा होगी। और इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछेगा, नवीकरणीय पूछेगा, अनवीकरणीय पूछेगा, दोनों को याद कर लीजिएगा। अगर आप एक भी याद कर लेते, मान लीजिए जैसे कि आपने नवीकरणीय स्रोतों के बारे में याद कर लिया, तो आपको अनवीकरणीय बारे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक वही बच जाएगा। जैसे कि आपको नवीकरणीय पता होगा तो आप लोग नवीकरणीय वाले लगा लेंगे या उनको अलग कर लेंगे, अनवीकरणीय वाले अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं। तो हमें जो है इतना टाइम बचाना है और स्मार्ट स्टडी करनी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका, ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये कल की क्लास में मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था। कुछ लोगों ने इसका आंसर सही किया, जैसे कि पिंकी ने इसका आंसर सही दिया था, और कुछ लोगों ने आंसर इसका नहीं दिया था। तो यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि उत्तराखंड। तो आप लोगों को इससे ये भी पता चल गया होगा कि आपको जो है राष्ट्रीय उद्यान भी याद करने पड़ेंगे। खास तौर से उड़ीसा का याद कर लीजिएगा, उड़ीसा में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको पढ़ लीजिएगा, असम के पढ़ लीजिएगा, उत्तराखंड के पढ़ लीजिएगा, और अपने उत्तर प्रदेश के पढ़ लीजिएगा, और राजस्थान के पढ़ लीजिएगा, और एमपी के पढ़ लीजिएगा। 6 स्टेट जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे आंसर हमारा जो है पहला वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। मैंने आपको बोला था ना कि स्टेट से आपका बहुत सारे प्रश्न पूछता है,
यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कौन सा है जो कि केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट से सटा हुआ है। विकल्प में दिया है लक्षद्वीप है, नागालैंड है, पुदुचेरी है, दादरा और नागर हवेली दमन और दीव है। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या सही बनेगा। और जल्दी से एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा जिन लोगों ने भी अभी तक लाइक नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही थी जो कि बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो ये है हमारा नागालैंड। कौन हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। और आप लोग जो है अपने इंडिया के मैप को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं एक नंबर आपका मिस ना हो तो फिर आपको स्टेट के बारे में पढ़ना होगा, कौन सा कहाँ पे स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो ये आपका डिजीज से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल को जुकाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, यह इस कारण है। मान लीजिए जैसे कि आप लोगों के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें जुकाम हो जाता है तो एक तो हमारी आवाज़ बहुत भारी हो जाती है, दूसरा अगर हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमें उसका टेस्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, इसकी वजह क्या है, आपको वही बताना है यहाँ पे। अगर आपको नहीं पता होगी अभी तक वजह तो आज आपको इसकी वजह भी पता लग जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए गए हैं। पैपिले संवेदनशील नहीं है, स्वाद कलिकाएं सूजी हुई हैं, जुकाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है, या फिर जुकाम आपकी स्वाद कलिकाओं को शून्य कर देता है। अब सभी लोग बताएंगे, अपना लॉजिक लगाना है यहाँ पे आपको और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। सभी लोग बताएंगे, सभी लोगों को जुकाम होता है इसलिए सभी लोग आज इस क्वेश्चन का आंसर देकर के बताएंगे। इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? तो यहाँ पे हमारा देखिए पहला वाला नहीं होगा क्योंकि पैपिले संवेदनशील है, इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है इसका। स्वाद कलिकाएं सूजी हुई हैं, ऐसा थोड़ी होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जुकाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है। बिल्कुल आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ना, जब आपको जुकाम होता होगा तो मम्मी अगर आपसे बोलती होंगी इसको महक के देखो ये खराब है या फिर अभी सही है, तो आप लोग कहते होंगे हमें तो महक ही नहीं आ रही है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे सूंघने की क्षमता होती है ना ये प्रभावित हो जाती है, मतलब कि हमें प्रॉपर जो है उसकी महक नहीं मिल पाती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट दिया गया है और चौथा वाला भी बिल्कुल गलत दिया गया है। तो आंसर नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? विकल्प में दिया गया है अक्टूबर, अप्रैल, जुलाई या फिर मई। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को डेली की तरह हम HW के रूप में रखते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जो विश्व वन्य जीव संरक्षण सप्ताह है ये कौन से महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम HW रखते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बताना इसका सही आंसर क्या बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि जल संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था? ये एक तरह से देखिए आपका 2015 का करंट अफेयर का क्वेश्चन बना है और संबंधित है आपका पर्यावरण से, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए जल पुरस्कार की बात कर रहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। विकल्प दिया है राजेंद्र सिंह है, सुंदरलाल बहुगुणा है, मेधा पाटकर हैं या फिर आपके पांडुरंग हेगड़े हैं। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा हमारा, क्योंकि किसी का गलत नहीं होना चाहिए। देखिए आप लोग अच्छे से प्रश्न पढ़ेंगे और थोड़ा सा अपना दिमाग अगर लगाएंगे तो आप लोग अच्छे से इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या बनेगा करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या बनेगा, राजेंद्र सिंह। अगर जिसे नहीं पता था वो भी आराम से लगा सकता था क्योंकि आपको पता है ना कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारे राजेंद्र सिंह को। ठीक है ना, किसे कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। तो इससे भी आप लोग अंदाजा लगा सकते थे। याद रखिएगा, बर्डमैन को याद रखिएगा, वाटरमैन को याद रखिएगा, इन दोनों से प्रश्न पूछेगा आपका। बाकी जो आपका पर्यावरण के टाइम पे जितने भी आंदोलन हुए थे, जिन जिन लोगों ने अपना सपोर्ट किया था और नर्मदा बचाओ आंदोलन, इन सभी के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि प्रश्न पूछता है
पता नहीं किसके शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ ले। तो जरूर मेरा काम है आपको बताना और आपका काम है कि हमारी बातों को सुनना और उस पर जो है अमल करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको यहाँ पे मैच करना है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक तरफ आपका स्थान यानी कि स्टेट दिया गया है और दूसरी तरफ उन घरों की विशेषताएं दी गई हैं कि किस तरह के घर जो हैं किस राज्य में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे असम लिखा है, लेह लद्दाख है, मनाली है और राजस्थान है। सभी लोग पहले आप लोग देख लीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, फिर हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए आप लोग इसका आंसर क्या बनेगा सही। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं असम की। अगर हमें एक भी ऑप्शन मिल जाता है ना, तो हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है क्वेश्चन के आंसर को निकालना। अब जैसे कि मान लीजिए हमें किसी के बारे में नहीं पता है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लीजिए राजस्थान को चेक करते हैं। हमें राजस्थान के बारे में पता है तो हम राजस्थान के बारे में चेक करेंगे। देख लीजिए, पहला लिखा है घर पत्थर के बने होते हैं जिनकी फर्श, छतें और लकड़ी की बनी होती हैं। पत्थर लकड़ी के घर जिनकी छतें ढालू हैं। मिट्टी की मोटी दीवारों के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी हैं। मैंने आप लोगों को बताया था एक बार कि राजस्थान की विशेषता क्या होती है घरों की, कि वहाँ की जो दीवारें होंगी वो मोटी मोटी दीवारें होंगी और मिट्टी से निर्मित होंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखिए जो मिट्टी और आपका गोबर होता है ना, वहाँ पे उससे लिपाई की जाती है जो कि इंसुलेटर के रूप में कार्य करती है। इंसुलेटर कहने का मतलब ये है हमारा कि वो जितने भी आपके छोटे छोटे कीट होते हैं वो उनको उनसे बचाए रखती है। तो अगर हम लोग डी को मैच करते हैं तीसरे वाले से, तो देख लीजिए डी का तीसरा वाला कहाँ है। पहले ऑप्शन में हमारा दिख रहा है, बाकी दो ऑप्शन आपके नहीं है क्योंकि क्वेश्चन एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो थोड़ा सा हम लोग सिर्फ जो है इसे समझ लेंगे कि हमें कहाँ पे किससे मैच करना है। अब बात करते हैं हम लोग अपने असम के बारे में। तो असम में कैसे घर होते हैं? असम में घर बने होते हैं आपके बांस के खंभों पर, ऊंचे घर होते हैं जिनकी छतें कैसी होती हैं, ढालू होती है। यानी कि अगर कभी बारिश होती भी है तो उसका पानी रिस करके अंदर ना जाने की बजाय साइड से नीचे की तरफ जो है चला जाएगा। तो ए वाला हम मैच कर लेंगे फिफ्थ वाले से। तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे मैच हुआ है। ए का पांचवा हो गया, तो ये तो हमें ऊपर दिख ही रहा है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही दिख रहा है। उसके बाद अगर बी वाले की विशेषता की अगर हम लोग बात करते हैं, तो लेह लद्दाख में घर आपके पत्थर के बने होते हैं जिनकी फर्श और जो छतें होती हैं वो हमेशा लकड़ी की बनी होती हैं। तो बी वाला हमारा पहले से मैच हो जाएगा। और अगर हम लोग मनाली की बात करते हैं, तो मनाली की विशेषता क्या है, यहाँ पे जो है आपके पत्थर और लकड़ी के बने घर होते हैं जिनकी छत भी जो है ढालू होती है। तो यहाँ पे ये हमारा मिल जाएगा सेकंड वाले से। अब देख लीजिए एकदम प्रॉपर मैच हो चुका है। पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट दिख रहा है। ए का पांचवा है, बी का पहला है, सी का दूसरा और डी का तीसरा है। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे चौथे वाले का कोई मतलब नहीं है, ये बेकार में आपको ऑप्शन दिया गया था यहाँ पे। तो ये थे आपके आज कुछ के सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। किस किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से चैप्टर से पूछता है, कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, ये सब मैंने आपको बताया है। और आज की ये आपकी लास्ट क्लास है जिसमें हमने सारे क्वेश्चन कराए फैक्चुअल वाले। उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हों या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को समझ में आता हो तो प्लीज़ उसके लिए क्लास को लाइक करिएगा, एक बार लोगों तक शेयर करिएगा ताकि और भी लोग जो है आपके साथ जुड़ सके। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और अगर आपको प्रॉपर क्लास देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको 2023 में आपके जो भी पेपर हुए थे वो सभी डेट टू डेट के सारे पेपर मैंने करा रखे हैं। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जा करके जरूर चेक करिएगा। तो अगर आप लोग ईवीएस के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारी उस प्लेलिस्ट को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सब मैंने करा रखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास समझ में आई होगी। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास को हम लोग वाइंड अप करते हैं यहीं पे। धन्यवाद।